नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस एके एकेडमी फाउंडेशन ग्रुप में। साथियों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान के सामान्य जानकारी, राजस्थान के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो हमारी अब नेक्स्ट क्लास होने वाली है राजस्थान के संभागों के बारे में, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में। साथियों, हमारे पास मैप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको मेन फैक्ट बताने का प्रयास करूंगा। आप वो लिखते हुए याद करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और किसी दिन होगा तो आपको पीपीटी के माध्यम से मैं मैप समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो साथियों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में हम शुरू करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था आई कहाँ से। तो राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो सबसे पहले आप लिखें कि 1949 के अंदर हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा क्या की गई थी? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, ठीक है, सन 1949 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है सन 1962 के अंदर। तो 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा, जो कि राजस्थान के सीएम रहे थे, मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था थी, ठीक है, राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया गया? उसको बंद कर दिया गया था साथियों, सन 1962 के अंदर। उसके बाद में दौर आता है एक नया, 1987 का दौर आया। 1987 के अंदर आपके एक नए प्रधानमंत्री होते हैं, हरिदेव जोशी नाम से एक नए सीएम होते हैं, जिन्होंने क्या किया था? राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था थी, राजस्थान के अंदर जो संभागीय व्यवस्था थी, उस संभागीय व्यवस्था को पुनः क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया गया साथियों, ठीक है। सबसे पहले सन 1949 के अंदर हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया। उसके बाद में 1962 के अंदर मोहनलाल जी सुखाड़िया के द्वारा राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। फिर सन 1987 के अंदर हरिदेव जोशी जी के द्वारा राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया, जो कि वर्तमान के दौर के अंदर भी चल रही है राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। तो टोटल राजस्थान के अंदर कुल संभागों की संख्या की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर कुल संभाग कितने हैं? तो राजस्थान के अंदर कुल संभाग है 7। कितने संभाग है? 7 संभाग है। नंबर 1 संभाग की बात करता हूं तो संभाग आता है जयपुर संभाग। कौन सा संभाग आता है? जयपुर संभाग आता है, ठीक है। नंबर 1 पे कौन सा संभाग आता है? जयपुर संभाग आता है। नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं तो आपका बीकानेर संभाग आता है। कौन सा संभाग आता है? बीकानेर संभाग आता है। नंबर 3 के ऊपर अपन बात करते हैं तो नंबर 3 के ऊपर आपका आता है जोधपुर संभाग आता है। नंबर 3 पे जोधपुर संभाग आता है। नंबर 4 के ऊपर अपन बात करते हैं तो आपका उदयपुर संभाग आता है। कौन सा संभाग आता है? उदयपुर संभाग आता है, ठीक है, उदयपुर संभाग आता है। उसके बाद में 5 नंबर के ऊपर बात करते हैं तो कोटा संभाग आ जाता है, आपका कोटा संभाग आ जाता है। नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं तो अजमेर संभाग आ जाता है। नंबर 7 के ऊपर बात करते हैं तो भरतपुर संभाग आपका आ जाता है, भरतपुर संभाग आपका आ जाता है, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर कुल कितने संभाग है? 7 संभाग है। कौन कौन से है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग है। अब एक एक संभाग के बारे में अपन जो है वो विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है साथियों। तो सबसे पहला अपन लेते हैं जयपुर संभाग। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वीडियो को जो है वो पॉज करके ले लीजिएगा, आप इनका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। तो राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था हम शुरू करने जा रहे हैं साथियों, ठीक है साथियों। ठीक है, तो सबसे पहला संभाग कौन सा आता है? सबसे पहला संभाग आपका आता है जयपुर संभाग आता है। कौन सा संभाग आता है? अब कोई भी संभाग जो होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है? संभाग के अंदर मेनली जो प्रमुख रूप से भूमिका निभाते हैं
वो निभाते हैं इसके डिस्ट्रिक्ट निभाते हैं। जो जिले होते हैं वो उनसे मिलकर के क्या बनता है, कोई संभाग बनता है। तो जयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो नंबर 1 पे आपका जयपुर जिला आ गया, ठीक है, जयपुर जिला खुद आ गया। नंबर 2 के बाद ऊपर बात करते हैं तो आपका अलवर जिला आ गया, ठीक है, अलवर आ गया। अलवर के बाद में बात करते हैं तो आपका सीकर आ जाता है, ठीक है, सीकर आ गया। सीकर के बाद में बात करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, झुंझुनू जिला आ जाता है। झुंझुनू जिले के बाद में बात करते हैं तो आपका कौन सा हो जाता है, दौसा जिला आ जाता है, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे जिले होते हैं ये किस संभाग के अंतर्गत आते हैं, ये आपके जयपुर संभाग में आते हैं। जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा। टोटल कितने जिले, 5 जिले जयपुर संभाग में आते हैं। अब विशेषता यदि हम बात करते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि इसके अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। क्या लिख सकते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। क्या लिख सकते हैं इसको, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इसका क्या है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग लिख सकते हैं इसको, ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला इसको हम संभाग लिख सकते हैं साथियों, ठीक है। उसके बाद में तीसरे नंबर के ऊपर हम इसके बारे में बात लिख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, सबसे ज्यादा इसकी क्या है, साक्षरता है। सबसे ज्यादा इसकी क्या है, साक्षरता वाला संभाग है, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है ये, ठीक है। तो 3 बातें जो है वो इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, ठीक है। तो 3 बातें इसके लिए, इसके बारे में जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग है, सबसे ज्यादा जनघनत्व इसका है, सबसे ज्यादा साक्षरता है। जनघनत्व क्या होता है, जनघनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या या निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनघनत्व कहलाती है। इसको विस्तार से हम जनसंख्या के टॉपिक में पढ़ेंगे कि कितनी जनसंख्या किस किस जिले की है। तो जयपुर के संभाग के बारे में आप लिख लें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग है, सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला संभाग है, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला संभाग है ये, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर के ऊपर अपन बात करते हैं। 2 नंबर के ऊपर आपका आता है बीकानेर संभाग आता है। कौन सा संभाग आता है, बीकानेर संभाग आता है, ठीक है। बीकानेर संभाग के अंदर बात करते हैं तो बीकानेर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। बीकानेर संभाग के अंदर मुख्यतः 4 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले हैं, बीकानेर नंबर 1 बीकानेर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं तो चूरू हो गया, ठीक है। नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं तो श्री गंगानगर हो गया, श्री गंगानगर हो गया। और नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं तो हनुमानगढ़ आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये 4 जिले जो है ये बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसकी विशेषता क्या है, नंबर 1 इसकी विशेषता ये है कि ये सबसे कम नदियों वाला संभाग है। सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा है, सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा है, बीकानेर है। और सबसे अधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, कोटा है। सबसे कम नदियों वाला ये संभाग है और सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है, कोटा है। उसके बाद में बात करें तो दूसरी विशेषता इसकी ये है कि ये जो संभाग है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये जो संभाग है आपका ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, बीकानेर संभाग बनाता है, ठीक है। तो ये आपके बीकानेर संभाग के बारे में हो गया। बीकानेर के अंदर 4 जिले, बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सबसे कम नदियों वाला संभाग और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला एकमात्र संभाग है, ठीक है। इसके अलावा एक संभाग और भी है, सॉरी संभाग नहीं है वो, उसके अंदर सिर्फ जिले आएंगे, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिख देता हूँ। बीकानेर संभाग के बारे में हम बात कर रहे हैं, बीकानेर संभाग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 1 पे जयपुर संभाग है, नंबर 2 पे बीकानेर संभाग है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं तीसरे नंबर संभाग की, तीसरे नंबर संभाग की। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है इस टॉपिक के अंदर हम पूरे बेसिक टू एडवांस चलेंगे। हम पहले बेसिक चीज़ें पढ़ रही हैं। जो स्टूडेंट +2 पास आउट है, जो स्टूडेंट फ्रेशर है, जो नया मैदान में उतरा है, उसके लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है।
देखो, कोई भी सफ़र की शुरुआत आप करते हो तो वो जीरो से करनी पड़ती है। अगर आप किसी पहाड़ की ऊंची चोटी पे चढ़ना चाहते हो तो उसकी शुरुआत आपको एक कदम से करनी पड़ती है। तो ये कदम कदम मिल कर के ही जो है वो हज़ारों कदम मिलते हैं और हम अपनी मंजिल पे पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप बेसिक से चलें, धीरे धीरे चलें, ठीक है, तभी आप जो है वो अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। ये नहीं है कि आप सीधा डायरेक्ट पहुंच जाए बड़ी मुकाम पे, ये कभी नहीं हो सकता है। तो आपको सबसे पहले छोटी 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 सफलताएं करनी पड़ेगी, छोटी छोटी असफलताएं भी आएंगी जीवन में, उनसे आपको सीख लग करके आगे बढ़ते हुए चलना है साथियों। तो तीसरे नंबर संभाग की अपन बात करते हैं। तीसरे नंबर संभाग आपका आता है जोधपुर संभाग आता है। कौन सा संभाग आता है? जोधपुर संभाग आता है। जोधपुर संभाग के अंदर कौन सा जिला आता है बात करें तो जोधपुर संभाग के अंदर एक नंबर पे आपका जोधपुर जिला ही आ गया, ठीक है, जोधपुर जिला ही आ गया। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो आपका जैसलमेर जिला आता है, ठीक है, जैसलमेर जिला आ गया। जैसलमेर के बाद में कौन सा आ गया? बाड़मेर जिला आ गया आपका, ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर आ गया। इसके अलावा कौन सा हो गया? तो पाली हो गया, ठीक है, पाली। पाली के बाद में कौन सा हो गया? जालोर हो गया। पाली के बाद में कौन सा हो गया? जालोर हो गया। जालोर के बाद में कौन सा हो गया? सिरोही हो गया, ठीक है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें जोधपुर संभाग की विशेषताओं की, तो ये है विशेषता इसकी, सबसे पहले ये है कि यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? सर्वाधिक इसका क्षेत्रफल वाला संभाग है ये, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ये क्या है? संभाग है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो इसका जो जनघनत्व है वो क्या है? कम है। इसका जो जनघनत्व है वो क्या है? कम जनघनत्व वाला संभाग है ये, कम जनघनत्व वाला क्या है? ये संभाग है, कम जनघनत्व वाला ये संभाग है। उसके बाद में एक नंबर और बात करते हैं तो इसकी जो जनसंख्या है वो भी क्या है? कम है। इसकी जो जनसंख्या है वो भी क्या है? कम है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो ये जो इसकी जो दशकीय वृद्धि दर है वो क्या है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है। क्या है इसकी? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है, ठीक है। जो जैसलमेर संभाग जोधपुर संभाग है उसकी जो है दशकीय वृद्धि दर वो क्या है? सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर है। तो ये चीज़ें इसके बारे में है। इसके अलावा एक बात और आप लिखें इसके बारे में कि ये जो जोधपुर संभाग है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बनता, यानी कि इसके अंदर जो जिले आते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके बनाते हैं, ठीक है। जोधपुर संभाग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जोधपुर संभाग जो है वो क्या बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है, सीमा बनाता है, न कि जोधपुर जिला, न कि जोधपुर जिला, न कि जोधपुर जिला बनाता है, न कि जोधपुर जिला बनाता है, ठीक है। तो जोधपुर संभाग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, न कि जोधपुर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखोगे मैप के अंदर, तो मैप के अंदर अगर आप देखोगे तो मैप के अंदर आपको दिखाई देगा कि जो आपका जैसलमेर और बाड़मेर है वो पूर्वी मतलब पश्चिमी सीमा के ऊपर है। तो जैसलमेर और बाड़मेर दो जिले जो है वो सीमा बनाते हैं, किसके साथ? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जोधपुर जिला जो है वो आपका कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। तो जोधपुर संभाग के अंदर कितने जिले हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग है, कम जनघनत्व वाला संभाग है, कम जनसंख्या वाला संभाग है, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर है इसकी, ठीक है। जोधपुर संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, न कि जोधपुर जिला। तो आप इस बात को एक बार नोट करें, स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट्स डेली बनाएं, ठीक है। नोट्स से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वरना अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो यही चीज़ें आपको दोबारा पढ़नी पड़ेंगी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या किसी भी माध्यम से। तो आप अगर एक बार पढ़ना चाहते हैं तो इनके नोट्स अच्छे से बना लें और नोट्स बना करके अच्छी तरह से याद करें, तभी आप एक बार चीज़ें पढ़ ली तो फिर दोबारा नहीं बोलने वाले आप। उसके बाद में तीसरे बाद में चौथा नंबर सिद्धांत जो आपका संभाग आता है वो आपका आता है उदयपुर संभाग आता है। कौन सा संभाग आता है? उदयपुर संभाग आता है। उदयपुर संभाग के अंदर बात करते हैं तो उदयपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो उदयपुर संभाग के अंदर सबसे पहला जिला आपका आता है उदयपुर जिला आता है। इसके अलावा कौन सा आता है? डूंगरपुर जिला आता है, डूंगरपुर जिला आता है। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं तो बांसवाड़ा आता है, ठीक है, बांसवाड़ा आता है। बांसवाड़ा के अलावा अपन बात करते हैं तो प्रतापगढ़ आता है, ठीक है। प्रतापगढ़ के अलावा यदि हम बात करते हैं तो राजसमंद आता है। राजसमंद के अलावा यदि हम बात करें
तो आपका चित्तौड़गढ़ जिला भी इसके अंतर्गत आता है। कौन सा? चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, तो चित्तौड़गढ़ जिला इसके अंतर्गत आता है। उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आपका कौन सा जो है वो संभाग आता है? तो उदयपुर संभाग आता है। अब उदयपुर संभाग की यदि हम बात करें, उदयपुर संभाग की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात है भैया। नंबर 1 बात यह है कि उदयपुर संभाग का क्या है? लिंगा अनुपात सबसे ज्यादा है। क्या है? लिंगा अनुपात जो है वो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा 2 नंबर के ऊपर अपन बात करते हैं कि ये सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है वो क्या पाई जाती है? आप सभी जानते ही होंगे कि सबसे ज्यादा यहाँ पे अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है। सबसे ज्यादा यदि हम बात करें जिले की अनुसूचित जनजाति की, भी जिले के अंदर कहाँ पे पाई जाती है? तो उदयपुर जिले के अंदर सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे ज्यादा यानी कि ये सबसे ज्यादा क्या बनाता है? अंतरराज्यीय सीमा सबसे ज्यादा बनाता है। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, और वो भी किसके साथ में बनाता है? अंतरराज्यीय सीमा बनाता है सबसे ज्यादा, और वो भी यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ में बनाता है। आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये देख लो 3 बातें हैं इसके बारे में। सबसे ज्यादा इसका लिंगानुपात है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। और जिलों की बात करें, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये 4 नंबर संभाग है आपका उदयपुर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ले लिया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे आपका कौन सा संभाग आता है? नेक्स्ट नंबर पे आपका संभाग आता है कोटा संभाग। 5 नंबर के ऊपर यदि हम बात करते हैं तो आपका संभाग आता है कोटा संभाग आता है। कौन सा संभाग आता है? कोटा संभाग आता है। कोटा संभाग की अपन बात करें तो कोटा संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? देखो, कोटा जो है वो पूरे निचली साइड के अंदर है। आप इस प्रकार से देख सकते हो। इसके अंदर 4 जिले जुड़े हुए हैं आपस में, यानी कि कोटा, बूंदी, ठीक है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ठीक है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये 4 जिले इसके अंदर जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोटा संभाग के अंदर कौन से जिले आएंगे? कोटा संभाग के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि ये सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग है। सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग है। सबसे यानी कि सबसे ज्यादा नदियां जो है ना वो यहाँ पे पाई जाती है। सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग है ये, ठीक है, सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये जो है वो कम जनसंख्या वाला संभाग है। कौन सा है? कम जनसंख्या वाला संभाग है। कम जनसंख्या वाला संभाग है, ठीक है, कम जनसंख्या वाला ये संभाग है। तो राजस्थान के अंदर कोटा संभाग की बात करते हैं। कोटा संभाग एक ऐसा संभाग है जिसके अंदर कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ 4 जिले आपके आते हैं। कोटा संभाग जो है वो सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग है। उसके बाद में कम जनसंख्या वाला यह संभाग है। और एक हमने पढ़ा था सबसे कम नदियों वाला संभाग, वो कौन सा संभाग था? वो आपके बीकानेर संभाग था। उसके बाद में आपका 6 नंबर संभाग आता है अजमेर संभाग। कौन सा संभाग आता है? अजमेर संभाग आता है। अजमेर संभाग की बात करते हैं। अजमेर संभाग के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? सबसे पहले आप देखो अजमेर आता है, ठीक है, अजमेर यहाँ पे बीच में होता है। अजमेर के साथ में कौन सा जिला लगा हुआ है? अजमेर के साथ में आपका नागौर जिला लगा हुआ है, ठीक है। नागौर के साथ आप देखो कौन सा जिला लगा हुआ है अजमेर के साथ में, और भीलवाड़ा जिला लगा हुआ है। भीलवाड़ा जिला लगा हुआ है, भीलवाड़ा। इसके अलावा कौन सा लगा हुआ है? टोंक जिला भी लगा हुआ है इसके साथ में, टोंक जिला लगा हुआ है। तो अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक, ये 4 जिले अजमेर के साथ में लगे हुए हैं। तो ये अजमेर संभाग में आते हैं। अजमेर संभाग जो है वो एकमात्र एक ऐसा संभाग है जो है क्या है? मध्यवर्ती संभाग है। मध्यवर्ती संभाग है, ठीक है, मध्यवर्ती संभाग है, ठीक है, मध्यवर्ती संभाग है, ठीक है। राजस्थान का हृदय कहते हैं इसको, ठीक है, अजमेर संभाग को। दूसरी बात, ये अंतरराज्यीय सीमा बनाता है लेकिन बहुत कम बनाता है साहब, यानी कि अंतरराज्यीय जो सीमा बनाता है
वो क्या बनाता है, बहुत ही कम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि अजमेर संभाग एकमात्र एक ऐसा संभाग है जो कि 6 संभागों के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ में? 6 संभागों के साथ सीमा बनाता है। 6 संभागों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ठीक है, अजमेर एकमात्र एक ऐसा संभाग है जो कि 6 संभागों के साथ सीमा बनाता है। 4 जिले इसमें आते हैं, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक। मध्यवर्ती संभाग है, कम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, 6 संभागों के साथ सीमा बनाता है। तो ये आपके अजमेर संभाग हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में आपका नेक्स्ट संभाग जो आपका आता है वो आपका आता है भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग आता है? भरतपुर संभाग आता है। भरतपुर संभाग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 7 नंबर के ऊपर बात करते हैं भरतपुर संभाग। किसकी बात करते हैं? भरतपुर संभाग की बात करते हैं। ठीक है, भरतपुर संभाग का गठन कब किया गया था? भरतपुर संभाग का गठन 4 जून 2005 को इसको बनाया गया था। ठीक है, 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बनाया गया था। सबसे नवीन संभाग है ये। ठीक है, तो सबसे नवीन संभाग है, पहली बात तो ये नवीन संभाग है। ठीक है, अन्य संभागों की तुलना में ये एक क्या है? नवीन संभाग है। सॉरी, इसके अंदर मैं जिले बताना भूल गया आपको। तो जिले अगर आप लिखना चाहें तो इसके अंदर एक तो भरतपुर जिला आता है, इसके अलावा इसके साथ में देख लो धौलपुर जिला भी लगा हुआ है, इसके अलावा इसके साथ में करौली जिला लगा हुआ है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो सवाई माधोपुर जिला जो है वो इसके साथ में लगा हुआ है। तो भरतपुर संभाग के साथ में 4 जिले जुड़े हुए हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ये नवीन संभाग है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो इसका जो लिंगा अनुपात है वो क्या है? कम लिंगा अनुपात है इसका। इसका जो लिंगा अनुपात है वो क्या है? कम है। लिंगा अनुपात क्या है इसका? कम है। इसके अलावा भरतपुर एकमात्र एक ऐसा संभाग है, एकमात्र संभाग जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करता है। एकमात्र संभाग जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा का क्या करता है? 3 राज्यों के साथ सीमा निर्धारण करता है। सीमा निर्धारण करता है। ठीक है, अब वो 3 राज्य कौन कौन से हैं आपको याद होगा तो मैंने पढ़ाया था हरियाणा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश। इन 3 राज्यों के साथ में आपका क्या करता है? भरतपुर संभाग सीमा का निर्धारण करता है। इसके अलावा इस संभाग का कम क्षेत्रफल है, यानी कि कम क्षेत्रफल वाला ये संभाग है, कम क्षेत्रफल वाला संभाग इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप लिख लें एक बार। भरतपुर संभाग 4 जून 2005 को भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर इसके अंदर जिले आते हैं। नवीन संभाग है, कम लिंगानुपात है, एकमात्र संभाग जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसका जो क्षेत्रफल है वो कम क्षेत्रफल वाला ये संभाग है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने 3, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, हमने संभाग पढ़े हैं आज। संभागों के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि 1949 के अंदर हीरालाल शास्त्री के द्वारा संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया था। 1967 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा उसको बंद कर दिया गया था, 62 के अंदर, और 1987 के अंदर हरिदेव जोशी के द्वारा उसको वापस लागू कर दिया गया था। 7 संभाग है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग है। जयपुर संभाग के अंदर जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा जिले आते हैं। बीकानेर संभाग में बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू जिले आते हैं। जोधपुर संभाग में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही जिले आते हैं। उदयपुर संभाग के अंदर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं। आपके कोटा संभाग के अंदर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले आते हैं। अजमेर संभाग के अंतर्गत अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक जिले आते हैं। और आपके भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिले आते हैं। भरतपुर संभाग का गठन 4 जून 2005 को किया गया था। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आज के लिए ये जो आपको बताया गया है ये आपके लिए पर्याप्त होगा। खास करके वो बच्चे जो कि नए हैं, दौड़ के अंदर, मैदान के अंदर नए हैं, उन लोगों के लिए ये जो है बहुत ही अच्छा मैं कह सकता हूँ टॉपिक है। और इसको आप पढ़ते रहिए, रेगुलर अध्ययन करते रहिए
और आप अपने दोस्तों के साथ हमारी इस क्लास को शेयर कीजिए और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में टेलीग्राम लिंक आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग जो है वो हमसे और जुड़ सकें टेलीग्राम के माध्यम से भी, ताकि आपको नोट्स भी उपलब्ध हो सके। इसके अलावा हम नेक्स्ट संडे से कुछ परिवर्तन करने वाले हैं इसके अंदर, तो हो सकता है अपडेट आपका हो जाए। तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ हमें जोड़िए, आप भी जुड़िए हमसे, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और भाई बंधुओं से भी कहिए कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी जो है तैयारी वो निरंतर रूप से जारी रख सकते हो। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।